नमस्कार, मैं दीपिका रावत और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। मुलाकात उस ऐसे शख्स की जो न केवल राजनेता है बल्कि सामाजिक सेवा में भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और कांग्रेस के दिग्गज नेता, उनसे आज हम बात करेंगे, जानेंगे राजनीति को लेकर के मचे उथल पुथल को लेकर के, उनके राजनीतिक करियर को लेकर और भविष्य में तय की गई रणनीति को लेकर के। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक किसान परिवार में आपका जन्म हुआ और राजनीति में आपने कदम रखा। किसान परिवार से राजनीति जीवन का सफर कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण? नहीं, ये मेरा दीपिका जी मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत ही जिसको हम बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड कह सकते हैं जी। वैसे तो हमारे यहाँ जो उस समय प्रणाली थी, वो प्रणाली जो है हमारे यहाँ वो सयानों की प्रणाली थी उस समय जी। और मेरे परिवार के जो मेरे पूर्वज थे वो पुश्तैनी सयाने थे हमारे गांव के। अच्छी ज़मीन थी हमारी और इसलिए हम कभी सोचते भी नहीं थे कि बाहर निकलेंगे गांव से। तो मुख्यतः तो हम जिसको कह सकते हैं गांव के साथ साथ फॉरेस्ट ड्वेलर भी हैं, जिनको वनवासी या अरण्यजन कह सकते हैं। और आप जब वहाँ गए हैं उसकी तरफ, हमारे गांव की तरफ, अंजनी सैन की तरफ, तो आपने नीचे हमारा गांव देखा भी होगा, पूरे जंगल के बीच में है जी। और पहले क्योंकि हमारे परिवार में हम तो नहीं, लेकिन हमारे जो मेरे मामा जी और वो सब लोग जो हैं, मेरे मामा जी बड़े कम्युनिस्ट नेता रहे दिल्ली में। जवाहरलाल जी से लेकर कर सबको वो जानते थे। लेकिन जब इंटर के बाद मुझे दिल्ली जाना पड़ा और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इंदिरा जी से मिलूं जी। और उस समय दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि वो चुनाव हार गई, तो मैं उनसे जब कई बार मिला तो उसके बाद प्रभावित होकर के हमने उस समय उनके साथ काम किया और इस तरह से हम ये राजनीति की तरफ जो है वो आए। और फिर मैंने राजीव जी के साथ उनका कमेटी का काम देखा। जब हम यहाँ भी थे तो उस समय सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए थे, जैसे शराबबंदी आंदोलन है जी। जो हमारा विश्वविद्यालय बना तो उस समय मैं बहुत कम उम्र का था, लेकिन उसमें भी जुड़े रहे। उसमें हम लोगों पर जुर्माना भी हुआ और उसके बाद जब इस क्षेत्र में आ गए तो उसके बाद जो यहाँ के सरोकार हैं, हमारे हिमालयी सरोकार हैं, हमारे जो अरण्यजनों के सरोकार हैं जी। उसके साथ साथ में जब अलग राज्य आंदोलन हुआ तो उसमें भी मैंने एक गिलहरी जैसी भूमिका निभाई जी। और उसी से राज्य बना। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक छोटा सा पदाधिकारी था और यहाँ मैंने और हरीश रावत जी ने मिल करके और हमारे साथियों ने 2000-2002 के बीच में जिस तरह का वातावरण बनाया तो हमारी सरकार बनी जी। तो इस तरह से जो है मुझे लगता है कि आपका जो भाग्य है वो आपको ले जाता है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। और मैंने क्योंकि विकास के मामले में मेरा थोड़ा अनुभव रहा, जब अमेठी का मैं काम देखता था तो किस तरह से वहाँ का लोगों में खुशहाली है और उनका जीवन खुशहाल हो सके, तो वही सोच करके मैं, नहीं तो दिल्ली में भी मैं अच्छी तरह से सेटल था, कोई ऐसी बात नहीं थी जी। लेकिन हमारा जो ये क्षेत्र है, विशेषकर हम जिसको टिहरी राज्य या रियासत कह सकते हैं जी, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस समय उत्तर प्रदेश जिसको उस समय हम सेंट्रल प्रोविंस जो थी, उसमें अल्मोड़ा और टिहरी जी दोनों ही सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए थे और आज भी लगभग स्थिति वही है। तो मैंने विचार किया कि मुझे जो है कुछ ना कुछ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है उस तरफ कुछ करना चाहिए। और उस समय भी, अब जैसे यहाँ पर हमारा सेंट्रल स्कूल है तो तब तो मैं राजनीति में भी नहीं था, लेकिन
उसको 10+2 करवाने में मैंने कहा यहाँ सबसे पहले शिक्षा, सड़कों का, पीने के पानी का जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसलिए हम जो है अपने घर की तरफ आ गए और यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया 2 बार 10 साल जो है 2 बार विधायक चुना। तीसरे वाले में मैं बहुत कम वोट से, एक षड्यंत्र की तरह 377 वोट से हार गया जी। और चौथा चुनाव जो है वो सहसपुर से लगा, उसमें भी कई चीज़ें हुई। उसमें भी शायद लगता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि षड्यंत्र रहा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी रणनीति ठीक नहीं रही जी। तो इस तरह से, क्योंकि सबके साथ जो हिंदुस्तान के या इंदिरा जी और राजीव जी की वजह से विश्व के जो मेरे ख्याल से उस समय के प्रमुखतम व्यक्ति रहे होंगे, उनसे मिलने का, बातचीत करने का अवसर मिला। तो ये मेरा सौभाग्य है कि एक जंगल से निकल करके एक गांव के, जिसको हमारे यहाँ हल्दिया कहते हैं, मैंने खुद अपनी ज़मीन में हल चलाया। ऐसा कौन सा काम किया है जो नहीं किया हो घर में। कुटाई भी की है, पिसाई भी की है, सब चीज़ किया है, गोबर भी डाला है खेत में। तो वहाँ से लेकर के, और जिनके बारे में कभी लोग ये सोचते थे कि इनके दर्शन हो जाएं तो बड़ी बात है, उनके साथ मुझे लगता है कि माँ भगवती ने काम करने का अवसर दिया और आज इसी उसमें मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। सर, पुरानी बात करेंगे राजनीति को लेकर के, लेकिन एक फिल्म का डायलॉग है कि प्यार से डर नहीं लगता, थप्पड़ से लगता है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में ये है कि मुलाकात से डर नहीं लगता, खत से लगता है। और आपने एक बार फिर वही कर दिखाया। आपने प्रीतम सिंह जी को खत लिखा और कहा कि बड़े उद्देश्य के लिए छोटी छोटी बातों को हमें भूलना चाहिए। बड़े उद्देश्य, सत्ता, जनसेवा समझ में आता है, छोटी छोटी बातों की क्या मायने सर? देखिए क्या होता है ना कि जो हमारे जीवन में भी और ईश्वर भी जो हम चाहते हैं वो सारी हमारी मुरादें पूरी नहीं होती हैं, हमारी जो मनोकामनाएं हैं। तो राजनीतिक जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ कई बार जो है ये लगता है कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि फलाना व्यक्ति मेरे साथ इस तरह से खड़ा हो या मुझे ये मिलना चाहिए। जैसे मुझे ही लगता है कि पार्टी में मेरे साथ 12-13 बार अन्याय हुआ, अब मैं उसी को लेकर के बैठ जाऊं जी कि मुझे जो है 2004 में, या मैं जब वहाँ राजीव जी के साथ था उस समय हमने लोगों की मदद की, टिकट दिलवाई, वो मेरे साथ खड़े नहीं हुए, उसमें नाराज़ हो जाऊँ। या मुझे 85 में राजीव जी ने कहा कि तुम गौरीगंज से हमारे यहाँ से चुनाव लड़ लो, मेरी गलती थी, मैं नहीं लड़ा, तो मेरी सीनियरिटी सबसे इन सब, उस समय तो हमने जिसको टिकट दिया वही जीत गया जी। उसी तरह से इन 10 सालों में जब यहाँ अलग राज्य बना और उसमें मैं एक छोटा सा सिपाही रहा राज्य आंदोलन का शुरू करवाने में, तो उस समय हो सकता है कि जैसे मेरे मन में रहा हो, वही 2004 में मुझे लोकसभा लड़ना चाहिए था, नहीं मिला, बहुना जी आ गए। 2007 में भी ऐसे हुआ। 2007 में मुझे अध्यक्ष या वो होना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए था। वैसे 12 में अगर मैं लोकसभा का टिकट मुझे मिलता तो निश्चित रूप से हम जीतते, जिस समय साकेत जी को दिया गया। तो उस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे 3 बार राज्यसभा में हो गया जी। तो अगर मेरी मन में वो खटास रहेगी, मैंने उसको अपने ऊपर जो है वो लेकर के कहा कि अगर हमारे साथ हमको ये लगता है कि कहीं पर कुछ हुआ है जी, ये आपके मन में भी है या रावत जी के मन में भी है या इंदिरा हृदय जी के मन में भी है, तो हम उन सब बीती हुई बातों को, जो भूतकाल है उसको भुला दें, वर्तमान में जिएं और भविष्य का निर्माण करें। इसलिए मैंने उनको कहा कि हमारी जो खट्टी मीठी, इसलिए मैंने कड़वी बातें भी नहीं कही जी, क्योंकि कोई इतनी बड़ी कड़वी बातें हुई नहीं है। जो खट्टी मीठी बातें हैं उनको भूल जाओ और जो हमारे सामने लक्ष्य है, क्योंकि हम 2 लोगों को बड़ी आशा के साथ सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने, मेरे ख्याल से ऐसा पूरे देश में कहीं कॉम्बिनेशन नहीं था जो उत्तराखंड में था जी। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और मैं अध्यक्ष था, और उस समय लोगों को ये लगा था कि जैसे कांग्रेस 70 की 70 सीटें जीत जाएगी। तो मैंने कहा उसको भुला करके, और जो 22 की चुनौती है और 24 की चुनौती है और आगे की चुनौती है, जो कांग्रेस का अतीत में गौरव रहा है। 2000 में जब हम लोग यहाँ पर कांग्रेस कमेटी बनी तो एक भी जीता हुआ विधायक नहीं था विधानसभा में, और
और हमने मेहनत की तो हम पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई उस समय। या ये तो ब्रूट पूर्ण बहुमत की सरकार है जो 2017 वाली है, लेकिन 2002 से लेकर के और 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं रही, खाली 2002 में हमने बनाई। तो अगर हम उस भावना से काम करेंगे तो इस प्रदेश का भी भला होगा, क्योंकि विकास की बात कांग्रेस पार्टी करती है। तो इसलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी। चिट्ठी नहीं, पहले मैं क्योंकि मैंने इस कोरोना काल में मेरे ख्याल से लगभग 4-5 हज़ार लोगों से बातचीत की होगी। उसमें ज़्यादा करके कांग्रेस के हमारे साथी हैं और उन सब की एक ही बात होती थी कि साहब आप चारों इकट्ठे हो जाओ, आप चारों इकट्ठे हो जाओ, और आप अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो जो है वो कांग्रेस पुनः जो है मजबूत हो जाएगी। तो उसमें हम लोगों ने, इसलिए पहले मैं प्रीतम सिंह जी से बात करना चाहता था जी। प्रीतम सिंह जी का नंबर नॉट रीचेबल था, उनसे बात नहीं हो पाई। फिर मैंने इंदिरा हृदय जी से बात की तो इंदिरा हृदय जी राजी हो गए और उन्होंने कहा कि भाई इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो हैं वो हरीश रावत जी हैं, आप उनसे बात करिए। और उनको ये जो है जो आइडिया है, उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हारे मेरी जिम्मेदारी कि हम दोबारा कांग्रेस को यहाँ पर खड़ा करें। मैंने कहा भाई मेरी नहीं है, मैं किसी पद पर नहीं हूँ, ये आप तीनों की है। सबसे पहले आप हैं, CWC हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। CWC कांग्रेस की सबसे बड़ी जो है वो है कमेटी है। फिर मैंने कहा प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष हैं, इंदिरा जी मैंने कहा वो CLP हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आप तीनों की जिम्मेदारी ज़्यादा है जी। और क्योंकि आप अगर कहीं पर भी राजनीति में या आप अपने ऑफिस में भी हैं तो अगर रिकॉर्ड में कोई चीज़ रखनी है तो आप उसको चिट्ठी के रूप में ही तो रखेंगे। इसलिए मैंने उनको चिट्ठी लिखी और उसमें बहुत सी चीज़ें जो कुछ था उनसे कहा और निवेदन किया कि हम सब एक साथ बैठ जाएं और आगे का जो हम लोगों को, चलो जो है हम लोगों ने कुछ ना कुछ सबको मिला है, लेकिन जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, युवक कांग्रेस के लोग हैं, NSY के हैं, महिला कांग्रेस है, सेवा दल में काम कर रहे हैं, और अगर वो इसी तरह से उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे तो मेरे ख्याल से उसके लिए सबसे बड़े पाप के भागीदारी हम होंगे। इसलिए मैंने वो चिट्ठी लिखी और मैं आभारी हूँ हरीश रावत जी का भी, प्रीतम सिंह जी का भी और साथ में इंदिरा हृदय जी का भी, कि उन्होंने उस भावना की कद्र की और उस भावना को स्वीकार किया। और मुझे लगता है कि तब से अब एक नया रास्ता जो है कांग्रेस का यहाँ प्रदेश में प्रशस्त होगा। सर कहा जाता है कि सेवा करो तो मेवा मिलेगा। सेवा आपने पूरी शिद्दत के साथ की है, लेकिन मेवा उतना आपको नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। क्या बड़ी वजह मानते हैं कि कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में, जो कि देश की राजधानी में बैठे हैं, उनकी दूरदर्शिता की कमी है, या पार्टी के अंदर जो राजनीति है वो आगे बढ़ने का मौका नहीं देती? नहीं, देखिए ये क्या है कि आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम राजनीति में हैं और अब तो जिन्होंने अपनी 13वीं, अपना श्राद्ध, अपनी क्रिया, अपना कर्म, अपना गोदान सब कर लिया जी। वो सब जिन्होंने गेरुए से लेकर सब वस्त्र पहन लिए, वो भी ये समझते हैं कि मुक्ति जो है हमको विधानसभा में या लोकसभा में मिल सकती है, राज्यसभा में मिल सकती है। तो हम तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति करेंगे। राजनीति में आकांक्षाएं भी होती हैं, हाँ बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। अब सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, मैं उस भावना से उतना वो नहीं करता, क्योंकि अगर उस भावना से मैं करूँगा तो मेरे साथ तो बहुत से लोगों ने काम किया, जो कई मुख्यमंत्री हो गए, केंद्र में मंत्री हो गए, और मैं सोचूं कि भाई उसी हिसाब से मुझे भी मिलना चाहिए था, तो फिर मैं कहीं ना कहीं जो है अपने को खुद ही कुंठित हो जाऊंगा। लेकिन उससे क्या होता है कि जैसे यहाँ टिहरी में मुझे 10 वर्ष का मौका मिला काम करने का, तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो विकास में, लोगों के जीवन में खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसे मेरे मन में था कि अगर मैं मान लीजिए संसद में होता तो मैं और अच्छी तरीके से अपने अनुभव का लाभ यहाँ की जनता को दे सकता था। तो ये सेवा और मेवा का वो नहीं है कि
आपकी उपयोगिता कहाँ पर है, किस हिसाब से आप कर सकते हैं, आपका अनुभव है उस हिसाब से आप लोगों को की सेवा कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैं वो मेवा वाली भावना से मैं अगर काम करता तो मेरे ख्याल से अब तक तो मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर के रिटायर हो गया होता। जी, आपने 28 जून से जनसंवाद शुरू किया टिहरी इलाके में, तो सर क्या वाकई ये लोगों का फिक्र आपके मन में है या फिर ये 2022 विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद? नहीं, देखिए, उसको चुनाव प्रचार का शंखनाद तो नहीं कह सकते हैं। मेरे मन में हमेशा अगर कहीं कुछ ठीक नहीं होता है तो एक पीड़ा भी होती है। हमने जैसे मैंने कहा ना कि हम हर आंदोलन से जुड़े रहे, जेल भी गए उत्तराखंड आंदोलन में, भूख हड़तालें भी की, सब चीज़ किया है। तो इस समय क्या है कि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, और अगर आप संवाद करते हैं किसी के साथ भी तो वो संवाद बहुत से इस तरह की जो कुंठा है उसकी दवा भी है। आप उनकी बातों को समझते हैं, आप अगर उनकी बातों को समझते हैं तो उसके बाद उस तरह से आप आगे जो है उन चीज़ों को रख सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप सत्ता में हैं तो उनका समाधान निकाल सकते हैं, नहीं तो सरकार के सामने उन बातों को रख करके अगर कहीं से आवाज़ उठेगी तभी उन समस्याओं का समाधान भी होगा। तो मेरा मुख्य उद्देश्य, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मेरी कोई उसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं है, लेकिन राजनीति तो होती है जब आप कोई काम करेंगे। मैं भी चाहूँगा कि भाई मैं जिनके लिए काम करूं वो समय पर मेरे साथ खड़े हों, लेकिन वो बाद का दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण ये है कि जिस तरह की इस 22 मार्च के बाद स्थिति बनी है उसमें ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है। आज पत्रकार वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है, मीडिया लोगों को निकाल दिया गया है। दिल्ली में बहुत से लोगों की तनख्वाह जो है आधी कर दी गई है। अब वो तो हमारे लोग जो प्रवासी लोग, प्रवासी नहीं, जो लोग बाहर काम के लिए गए मजबूरी में जी। अब जो लोग बाहर हैं, जो बड़े पदों पर हैं, जिनके अपने मकान है, अच्छी नौकरियां, वो तो कोई वापस नहीं आए ना। तो मजबूरी में जो पलायन हुआ वो मजबूरी में वापसी भी हुई है। और उसके साथ साथ में गांव की स्थिति क्या है उसके बारे में जो है मेरी चिंता ज़्यादा है। और आज भी मेरा जो है यहाँ गेवली गांव है पौखाल के पास, तो वहाँ भी लोगों के साथ बैठने का कार्यक्रम है। तो आपस में बातचीत करेंगे तो खट्टी मीठी बातें भी होंगे, उसका जो है वो कुछ ना कुछ समाधान भी निकलेगा। इसलिए एकदम से एक्टिव होते हुए नजर आए सर, अब जैसे अनलॉक हुआ टिहरी में, तो क्या समझा जाए दावेदारी पेश करेंगे विधानसभा के लिए? नहीं, अब एक्टिव तो हम उस समय भी थे। मैं पहला व्यक्ति था जिसने जूम के माध्यम से, जिसमें हमारे बीजेपी के छोड़ करके सारे राजनीतिक दल से और विशेषकर जो मजदूरों से संबंधित जो लोग हैं, तो सबसे पहला वेब सेमिनार और प्रेस मीट हम लोगों ने की, जिसमें CPI, CPM, बसपा, UKD के भी साथी थे और जो जन चेतना से लेकर के जो सामाजिक संगठन हैं। तो उस समय भी हम चुप नहीं बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद जब ये हुआ कि अनलॉक का कार्यक्रम शुरू हुआ और इधर उधर सरकार ने जाने दिया, तो मैं सबसे पहले खाली यही नहीं, देहरादून में भी और जगह भी जो हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि मैंने तो सरकार को कहा था कि मैं एक आध जगह कुमाऊं में भी जाना चाहता हूं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने शुरू किया है। जहां तक दावेदारी की बात है, ये देखना जो है वो पार्टी का काम होता है जी। और ये पार्टी देखेगी। उसमें इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये रहेगी कि कौन कहां से चुनाव जीत सकता है और उस हिसाब से पार्टी को तय करना चाहिए। उसमें ये पार्टी को तय करना है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। मैंने तो सहसपुर में, क्योंकि लोगों ने मैं 10 दिन में इतने वोट दिए, वहाँ भी मैंने प्रोग्राम लगाए हैं। कल कुछ ऋषिकेश के भी साथी कह रहे थे कि साहब जो है, अब जैसे उस समय वो क्लोरोक्विन का मामला उठा, तो मैंने सबसे पहले कहा कि भाई IDPL को पुनर्जीवित करना चाहिए। उसमें उन्होंने मीडिया में लिखना शुरू कर दिया कि अब किशोर उपाध्याय ऋषिकेश से चुनाव लड़ेगा। तो अब इसमें तो लोग कई तरह के कयास लगाते हैं, लेकिन हमारी मुख्य जो इस समय उद्देश्य है वो ये है कि इस महामारी में लोगों के साथ जुड़ करके उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। 2022 में सर किसके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? CM पद का दावेदार कौन होना चाहिए? पार्टी की नज़र में नहीं, किशोर उपाध्याय की नज़र में? नहीं, आपने देखो, मेरा उसमें अलग दृष्टिकोण रहता है। मेरा मानना ये रहता है, तब चाहे
केंद्र में हो और तब चाहे राज्य में हो। और हमने, मुझे लगता है कि जो 2017 में गलती की वो नहीं करनी चाहिए। एक सामूहिक नेतृत्व होता है, हर व्यक्ति का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है और सामूहिक नेतृत्व से हम लोगों को काम करना चाहिए। और उसके बाद एक वो है संवैधानिक जो वो है, अगर आप के पास बहुमत है तो ये काम जो है विधायकों पर छोड़ देना चाहिए कि वो किसको जो है चाहते हैं कि इस किसी भी प्रदेश का विकास कौन ठीक ढंग से कर सकता है। तो मेरे विचार से अगर सामूहिकता से हम लोग काम करेंगे एकजुट होकर के और सामूहिक नेतृत्व होगा तो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और पार्टी जो है पुनः जो है कांग्रेस अपने अतीत के गौरव को प्राप्त होगी। आपके गृह क्षेत्र की बात करें सर, टिहरी की, विस्थापित अभी भी परेशान है। नौकरी रोजगार का वादा किया था, नहीं मिला। कई जगह बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमने इस इलाके का दौरा किया। कई ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर नहीं है। सड़कें गई हैं लेकिन वहां से भी पलायन हुआ है। कहाँ बड़ी वजह मानते हैं? आपने भी इतने टाइम यहाँ पर आप विधायक रहे, उसके बाद भी यहाँ का अगर विकास नहीं हो पाया तो क्या बड़ी वजह? देखिए, मैं तो जो है आज से नहीं भाई, जब से मैंने होश संभाला तभी से इन सारी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। जब मैं विधायक बना तो कोई मंत्री महापंचायत नहीं करता है। मैंने यहाँ की समस्याओं को लेकर के महापंचायतें की और वो एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना टिहरी बांध के बारे में। अब ये जरूर है कि यहाँ के लोगों के साथ जो है अन्याय नहीं हुआ है। उनकी ज़मीनें जब ली जा रही थी उनके साथ जो वायदे किए गए उनको पूरा नहीं किया गया। जैसे नौकरी का वादा था, आपने कहा कि हम विस्थापित और जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनके एक परिवार के सदस्य को हम नौकरी देंगे। आपने बाद में 18 जीओ कांग्रेस सरकार ने किए। 98 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन सारे के सारे सरकारी आदेशों को जो है धत्ता बता दिया। उसी तरह से बिजली पानी का मसला है और मेरा जो वनाधिकार आंदोलन जिसकी और जो कि हमको पहले ही मिल जाना चाहिए था जब भारत आज़ाद हुआ था या जब 1927 में वनों के कानून बने थे, उसी समय हम लोगों को गिरिजन और अरण्यजन मानते हुए केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए था। आपने हमारी लकड़ी और हमारा चूल्हा हमसे छीन लिया तो उसकी जगह आपको ये गैस सिलेंडर यहाँ के लोगों को निःशुल्क 1 महीने में देना चाहिए था। बिजली निःशुल्क देनी चाहिए थी, पानी निःशुल्क देना चाहिए था। उसी तरह से अगर जंगली जानवर यहाँ कोई नुकसान पहुँचा देते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए थी। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने 10 साल मैंने संघर्ष किया। बहुत सी चीज़ें जो आई हैं, मुझे दुख इस बात का कि जब 12 में सोनिया जी यहाँ आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं सबसे अच्छा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज यहाँ दूंगी। इस समय सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य सेवाओं की है, जिसका कि हमको कार्यक्रम भी करना है अभी 11 बजे जो है। शिक्षा में बाकी चीज़ें तो ले आया मैं, लेकिन यहाँ पर एक 10+2 के एक विद्यालय की बड़ी ज़रूरत थी। सेंट्रल स्कूल है, उसमें उतनी जगह नहीं होती हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने क्या इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, यहाँ का डिग्री कॉलेज सबसे अच्छे विषयों के साथ लाए। लेकिन अब पढ़ाना तो अध्यापकों को है, पढ़ना बच्चों को है। रोजगार के क्षेत्र में जरूर जो है हमको जो है नए तरीके से सोचना पड़ेगा। और मेरे विचार से जब एक अच्छा माहौल था, पैसा भी था, उस समय हम लोग उस ढंग से काम नहीं कर पाए। जैसे मैं ये वनाधिकारों की बात कर रहा हूँ तो अगर जो लोग 52 में और उसके बाद जो बने और सबसे पहला वनाधिकारों के अपना आंदोलन यहाँ हुआ 1930 में, तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत सरल रहे। मैं उनको दोष भी नहीं देता हूँ। हम लोग चालाक टाइप के लोग नहीं हैं। अगर चालाक टाइप के लोग होते तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड सबसे अच्छा प्रगतिशील और सरसब्ज जो है वो इलाका भी होता और राज्य भी होता। तो हम सब उसके लिए दोषी हैं। मैं अपने को कोई, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले यहाँ की सड़कों के लिए जूझना पड़ा, यहाँ के लिए पानी के लिए जूझना पड़ा। जब यहाँ मैं आया था 2002 में तो ये जो फ्लैट हैं ये मेरे ख्याल 40-50 हज़ार रुपये में बिक रहे थे यहाँ। तो मैंने लोगों से पूछा, भाई ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले साहब पानी नहीं है। तो मेरा सबसे पहले फोकस पानी की व्यवस्था कैसे हो, जीवन के लिए तो बिना पानी के तो जीवन नहीं चल सकता है। तो मेरे विचार से जितना होना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं टिहरी
जिला ही जो है वो पीछे रहा है। अब कनेक्टिविटी देख लीजिए, जिस पुल की बात हो रही है डोबरा चांठी वाला, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता और वहाँ कनेक्टिविटी का सवाल नहीं उठाता तो मेरे ख्याल से डोबरा चांठी, चिनाली, सौर, गोंटी ये सब पुल नहीं बनते, ये रोपवे भी नहीं बनती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ अपना जो है वो प्रतिनिधि चुना, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा बहुत जो कर सकता था मैंने कोशिश की है अपने अनुभव के हिसाब से, लेकिन जितना होना चाहिए था मेरे ख्याल से उतना नहीं हो पाया। सर, आपने वनाधिकार आंदोलन की बात करी, आपने शराब के खिलाफ भी आंदोलन चलाया, हिमालय बचाओ आंदोलन भी चलाया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आंदोलन केवल आंदोलन बन के रह गए, उन्हें मंजिल नहीं मिली, जबकि सत्ता में कांग्रेस राज्य में भी रही है और केंद्र में भी रही। क्या बड़ी वजह? नहीं, देखिए क्या होता है ना, जब आप आंदोलन करते हैं तो उसका परिणाम जब निकलने वाला होता है तो उस समय अगर गलती हो गई तो फिर वो नहीं निकलता उसका रिजल्ट। जैसे हमने महापंचायती की और उस समय तिवारी जी जो है उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, उनके अपनी अवधारणा थी और वहाँ उसी समय यहाँ नई टिहरी नगर पालिका का चुनाव हुआ और एक अच्छा वो बन गया था, जो है आंदोलन का अच्छा वातावरण बन गया था, लेकिन हम वो नगर पालिका का चुनाव हार गए और तिवारी जी ने चिट्ठी लिखी सोनिया जी को कि देखिए पुनर्वास का तो कोई मसला ही नहीं है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ जो है पुनर्वास के मसले पर किशोर उपाध्याय ने जिसकी टिकट की सिफारिश की थी, कांग्रेस ने टिकट दिया, वो चुनाव हार गए। तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अंततः राजनीति में एक बार मौका मिलता है कि आपके मुद्दों को लोग स्वीकार कर रहे हैं तो वो जो है उसका लेने का वातावरण बन जाता है, आपको मिल जाती है। जैसे हमारा वनाधिकार का है, अगर मैं लोगों तक इसको ले गया और 2022 में लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया तो जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ उसको पब्लिक को, जनता को, वोटर को देने से कोई रोक नहीं सकता है जी। और अगर हम लोगों ने नहीं उसको स्वीकार किया तो फिर वो नहीं मिलेंगी लोगों को चीज़ें। तो यहाँ जो ये नगर पालिका वाला 2003 या 2004 वाला चुनाव था उसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ की जनता को हुआ, मेरा मानना ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ। और उसी तरह से 2012 वाला जो चुनाव हुआ और उसमें जिसमें मैं चुनाव हारा, क्योंकि उसके बाद यहाँ एक अलग तरह की विकास की राजनीति होती, मुझे लगता है कि मुझे तो नुकसान जो होना था हुआ ही, लेकिन मेरे ख्याल से टिहरी को उसको ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उस समय 2012 से और 17 के बीच में एक नई तरह के वातावरण में विकास के कार्यों को किया जा सकता था। तो मुझे ये लगता है कि कई बार जो है जो वोट की राजनीति है वो इन आंदोलनों को जो है नुकसान पहुंचा देती है, और ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है, जहाँ जहाँ भी आंदोलन हुए और पहले तो खूब उनका समर्थन मिला और बाद में अगर वो कमज़ोर पड़ गए, जैसे पुनर्वास का आंदोलन भी कमज़ोर पड़ा, मैंने नहीं और भी लोगों ने किए, शुरू में लोग जुटे और बाद में जो है बहुत सी ताकतें उनको तोड़ने के लिए आगे आ जाती हैं, तो उससे नुकसान होता है। और मुझे लगता है कि भविष्य में यहाँ की जनता और हम लोग समझेंगे और उस तरह के नुकसान से अपने को बचाएंगे। आने वाले समय में अगर हम किशोर उपाध्याय को मुख्यमंत्री बनते हुए देखते हैं तो पहले वो कौन से काम होंगे जो आज तक नहीं हुए? देखिए, मैंने तो साफ कहा है, मैंने कांग्रेस को भी कहा है, मैंने तो ओपनली यहाँ तक के और राजनीतिक दलों को भी कहा है कि भाई किशोर उपाध्याय नहीं यहाँ के एजेंडे को जो स्वीकृति देगा सरकार बनाने में, जो यहाँ हर परिवार को एक रसोई गैस का कनेक्शन जो आपने उनकी वन और लकड़ी छीनी है देगा, जो यहाँ बिजली जो है कम से कम 300 यूनिट फ्री देगा और पानी के बिल नहीं लेगा और यहाँ के लोगों को केंद्र सरकार की सेवाओं में रोजगार देगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। और मुझे खुशी है कि कांग्रेस का जो पहला प्रदेश का अधिवेशन हुआ उसमें उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। उसी तरह से हमारे यहाँ के किसानों की बात है, हमारे यहाँ अगर मान लीजिए जंगली जानवर किसी को मार देता है तो उसको क्षतिपूर्ति की बात है। अब जब हम यहाँ मकान बनाते थे तो उसमें लकड़ी बजरी पत्थर, तो आप भी अगर गाँव में आपके पिताजी रहे होंगे तो वो कोई हमको पैसा थोड़ी पड़ता था, तो उन सब चीज़ों को जो लाने का काम करेगा किशोर उपाध्याय उसके लिए खड़ा होगा
और अगर चुनाव लगा और जनता ने आशीर्वाद दिया तो हम उन सब चीज़ों को लाने का, यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली आ सके उसकी कोशिश करेंगे। सर, आखिर में चलते चलते डेमोक्रेटिक वायर के दर्शकों को आपका संदेश? मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, लोकशाही, ये मेरे ख्याल से आज के जो वर्तमान जो समय है उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे अच्छी शासन पद्धति है। और आपने डेमोक्रेटिक वायर के नाम से उसका नाम रखा है, अपने चैनल का और अपने प्रतिष्ठान का। उसी भावना से ये पल्लवित हो, पुष्पित हो, राज्य में ही नहीं पूरे देश में और विश्व में आपका नाम हो। मैं डेमोक्रेटिक वायर के पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका भविष्य उज्ज्वलतम हो और मंगलमय हो। सर, शुक्रिया बात करने के लिए और शुभकामनाएं आपको आने वाले विधानसभा